गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट सेकंड लीग ऑफ नेशंस के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आपने किया राष्ट्र संघ के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में आपने जानकारी ली, उसके उद्देश्य और मेंबरशिप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है और कैसे एक ढीला ढाला संगठन बना। लीग ऑफ नेशंस ए लूज कन्फेडरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्र संघ के मुख्यालय की, हेडक्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशंस की। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसमें स्थित है। प्रतिवर्ष प्राय सितंबर के महीने में इसका वार्षिक अधिवेशन होता था। आवश्यकता पड़ने पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता था। अर्थात जब भी कोई संगठन अस्तित्व में आता है, उसकी कार्रवाई के लिए एक ऑफिस, एक कार्यालय जरूर बनाया जाता है। और राष्ट्र संघ का भी मुख्य कार्यालय बनाया गया था, जो कि जिनेवा में था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पाया जाता है और प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में इसका वार्षिक अधिवेशन, यानी साल में एक बार इसका अधिवेशन होता था। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता था। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लीग ऑफ नेशंस की, राष्ट्र संघ की प्रकृति। राष्ट्र संघ की संविदा एक संक्षिप्त लेख है जिसमें लगभग 4000 शब्द हैं। इसमें एक प्रस्तावना है। इसके अतिरिक्त 26 इसमें अनुच्छेद हैं, जिसमें राष्ट्र संघ के उद्देश्य, उसकी सदस्यता की शर्तें और इसके ढांचे और दायित्वों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशन ए लूज कन्फेडरेशन की, कि राष्ट्र संघ एक ढीला संगठन है। राष्ट्र संघ एक ढीला ढाला संगठन था जिसके प्रतिनिधात्मक और प्रशासकीय, यानी रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अंग सीमित शक्तियों से युक्त थे। इसके निर्माण में मुख्यतः 3 शासनाध्यक्षों ने भाग लिया और उसमें मुख्य रूप से युद्ध में विजेताओं के हितों को ध्यान में रखा गया था। प्रारंभ में यह युद्ध विजेताओं का ही संगठन था और यह आशा भी की गई कि धीरे धीरे वह विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत हो जाएगा। जो विजयी राष्ट्र थे वो इसमें शामिल सबसे पहले हुए थे, पर यह आशा पूरी नहीं हुई। राष्ट्र संघ में अमेरिका सम्मिलित नहीं हुआ और उसका नेतृत्व अब इंग्लैंड और फ्रांस के हाथों में रह गया। इन दोनों शक्तियों को अपना प्रभुत्व बनाए रखने की जितनी चिंता थी, उतनी विश्व शांति की नहीं थी। ये हम देख चुके हैं कि राष्ट्र संघ की सदस्यता किस प्रकार छोड़ी जा सकती है या किस प्रकार से राष्ट्र संघ की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। उस समय हमने ये देखा था कि अमेरिका तो इसमें पहले ही शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों में फंस जाएगा वो। और इसके अलावा इंग्लैंड, लंदन और ये आपका फ्रांस, ये छोड़ गया था। तो नेचुरल है कि उन्हें चिंता किस बात की थी? उन्हें चिंता अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की थी, ना कि विश्व की शांति की थी। वर्साई संधि का अभिन्न अंग। राष्ट्र संघ वर्साई संधि का एक अभिन्न अंग था। इसका अर्थ कुछ लोगों ने यह भी लगाया कि राष्ट्र संघ वर्साई की संधि को क्रियान्वित कराने का साधन मात्र था। यह कथन सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देशों में से अनेक ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। इसके साथ ही अनेक ऐसे सदस्य थे जो वर्साई संधि से संबंध नहीं रखते थे। अब हम बात करेंगे राष्ट्र संघ की प्रकृति के विषय में और गेंस्की ने जो लिखा है उसके बारे में। तो ऑर्गेन्स्की लिखता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, क्योंकि कोई भी कोटेशन हम इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे। यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सरकार न थी, वह संप्रभुता संपन्न राज्यों का एक ऐसा ऐच्छिक संघ था जिसके सदस्यों ने प्रतिज्ञा पत्र में उल्लिखित हुए कुछ नैतिक तथा आर्थिक दायित्वों को स्वीकार कर लिया था, परंतु इससे अधिक कुछ नहीं। तो ऑर्गेन्स्की कहता है कि ये तो निश्चित था, स्पष्ट था कि राष्ट्र संघ जो था वो अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं थी और ना ही
संप्रभु जो संपन्न राज्य थे, जिनके पास संप्रभुता थी, जो इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, उनका एक ऐसा अपनी इच्छा द्वारा, उन्होंने अपनी इच्छा से इस संघ में वो शामिल हुए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र में जो भी नियम थे, जो भी दायित्व थे, उनको स्वीकार किया था। बस इसके अलावा उन्होंने कोई भी योगदान नहीं दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि वो केवल दिखावा मात्र इसके सदस्य बने थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यद्यपि राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, उसका अपना विधान अथवा संगठन तथा अपने अभिकर्ता भी थे, फिर भी उसमें अनेक कमियां थी। जैसा कि मार्गेंथो लिखता है कि पवित्र समैत्री के विपरीत राष्ट्र संघ एक वास्तविक संगठन था, जिसका वैधानिक दायित्व था, जिसके अपने अभिकर्ता और अभिकरण थे, अपनी एजेंसियां थी। एक अधिराज्य नहीं, नॉट ए सुप्रास्टेट। राष्ट्र संघ में सुप्रा स्टेट्स के भी गुण नहीं थे। सुप्रा स्टेट्स क्या होती है? सुपर स्टेट्स, अधिराज्य। राज्य के आवश्यक अंग भूमि, जनता, संप्रभुता एवं सरकार उनके पास नहीं थी। एक संघ नहीं, नॉट ए फेडरेशन। राष्ट्र संघ में एक संघ के गुण भी नहीं थे, क्योंकि संघ की एक केंद्रीय सत्ता होती है और वह राष्ट्र संघ के पास नहीं थी। राष्ट्रमंडल नहीं, नॉट ए कन्फेडरेशन। राष्ट्र संघ को राष्ट्रमंडल भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल या राज्यमंडल संप्रभु राज्यों का ऐसा संघ होता है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मिलित रूप से संचालित करता है। राष्ट्र संघ के सदस्य संप्रभु राज्य थे, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार करते थे। ऐच्छिक संस्था, वॉलेंट्री एसोसिएशन, वास्तव में ये एक सहयोग प्रधान संस्था थी। और अगर हम बात करें एक सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की, तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को क्रियान्वित करने का एक साधन था और इसका काम गुप्त कूटनीति के स्थान पर खुली कूटनीति रखना था। जैसा कि एम लोनार्डो कहता है कि राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय जीवन की एक नवीन प्रणाली थी। यह शक्ति पर आधारित राजनीति को उत्तरदायित्वपूर्ण राजनीति में परिवर्तित करने का एक प्रयास था। राज्यों का संघ, राष्ट्र संघ वास्तव में राष्ट्रों का नहीं बल्कि राज्यों का संघ था। उसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं, सरकार के प्रतिनिधि भाग लेते थे। उसकी शक्ति नैतिक थी। नैतिक क्या होती है? कि जिसमें नियमों का पालन करना, अपने दायित्वों का पालन करना अपनी स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, तो जिसमें वो समाज को देखते हुए कार्य करे या कोई उसकी बुराई ना करे, इसको देखते हुए कार्य करे, तो ये नैतिकता कहलाती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनकी शक्ति नैतिक थी। अपने निर्णय या आदेश या किसी राज्य से बलपूर्वक नहीं बना सकता था, उसके पास बाध्यकारी शक्ति नहीं थी और वह अपना सदस्य किसी राज्य को बलपूर्वक नहीं बना सकता था। पश्चिम शक्तियों का इसमें प्रभुत्व था, परंतु ये अवश्य कहा जाएगा कि इन कमियों के बावजूद राष्ट्र संघ की सीमित रचनात्मक भूमिका रही, यानी इसने अपनी भूमिका निभाई, चाहे वो सीमित रूप से ही निभाई हो। हम ये नहीं कह सकते कि उसने काम नहीं किया, उसका कोई योगदान नहीं है शांति स्थापित करने में। शांति स्थापित करने में, राष्ट्र की सुरक्षा करने में, लोगों का कल्याण करने में उसका योगदान अवश्य रहा। और इसके अलावा आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उनके लिए उसने मार्गदर्शक का काम भी किया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट ओपिनियंस की, विभिन्न मत। राष्ट्र संघ की प्रकृति पर अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए। जैसा कि प्रोफेसर गेयन हार्डी कहता है कि राष्ट्र संघ शांति सम्मेलन का एक महान रचनात्मक कार्य था। एक ऐसा प्रयास था जो विश्व राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में सहयोग देकर उसमें सुधार कर सकता था। राष्ट्र संघ शांति सम्मेलन का एक महान रचनात्मक कार्य था और यह शांति का एक अद्वितीय उपकरण बन सकता था। लेकिन कैसे बनता? अगर इसके सदस्यों के हाथों में शक्ति होती और निस्वार्थ भाव से वो उसका उपयोग करना अगर चाहते तो। पोलक के अनुसार राष्ट्र संघ स्वतंत्र राष्ट्रों का एक मेल अथवा भ्राता मंडल था।
इसके अलावा इनिस क्लांडे कहता है कि संघ एक सुधार आंदोलन की अभिव्यक्ति था। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आंदोलन चला सुधार करने के लिए, उसके बाद समाप्त हो गया, तो राष्ट्रसंघ भी एक प्रकार का आंदोलन माना गया सुधार करने के लिए। जैसा कि इनिस क्लांडे कहते हैं कि संघ एक सुधार आंदोलन की अभिव्यक्ति था, एक ऐसा प्रयास था जो विश्व राजनीति व्यवस्था के संचालन में सहयोग देकर इसमें सुधार कर सकता था। क्लाइड इंगल्टन कहते हैं, वो इसे एक गौरवपूर्ण सार्वजनिक संघ, ए ग्लोरीफाइड पब्लिक यूनियन बताते थे, और इस प्रकार राष्ट्रसंघ की प्रकृति के बारे में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो राष्ट्रसंघ है वो एक ढीला ढाला संगठन था, जिसमें आपने ये देखा कि अमेरिका इसमें शामिल ही नहीं हुआ, और इंग्लैंड और फ्रांस जिनके पास इसके नेतृत्व था वो केवल अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे, ना कि उन्हें चिंता थी इस बात की कि वो विश्व शांति की तरफ कार्य करें, या विश्व शांति की उन्हें चिंता नहीं थी। और आपने ये भी देखा कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो इसका सदस्य नहीं बना था, जबकि एक महान शक्ति था ये, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में उलझे, तो इसलिए सीनेट ने यही महसूस करते हुए इसके सदस्य बनने पर रोक लगा दी थी, जबकि सबसे ज़्यादा काम अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन ने इसमें किया था। तो जब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो बड़े बड़े राष्ट्र शामिल होने चाहिए थे वो शामिल नहीं हो पाए, वो कार्य इकट्ठे होकर नहीं कर पाए, और इसीलिए ये एक संगठन ढीला ढाला संगठन कहलाया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रूप में राष्ट्रसंघ की, कि राष्ट्रसंघ का जो संगठन है वो किस प्रकार का था। अभी हमने इसकी इंट्रोडक्शन की, राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बात की। अब हम राष्ट्रसंघ में क्या था, क्या क्या शामिल था, कौन कौन से इसके अंग थे, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम करते चले जाएंगे। तो उसी कड़ी में हम सबसे पहले जो बात करेंगे उसकी हम करेंगे राष्ट्रसंघ के संगठन की, स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशन। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, इसमें कौन कौन से इसके अंग शामिल थे और वे अंग किस प्रकार से कार्य कर रहे थे, ये हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लीग ऑफ नेशंस जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशंस पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन इसी पे बनता है कि स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो उसमें आप इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स में इसके अंगों के बारे में, राष्ट्रसंघ किस प्रकार से अस्तित्व में आए इसके बारे में बात करोगे। लेकिन अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें जो हम इसके अंगों के बारे में बात करेंगे उसके ऊपर भी अलग अलग एक एक फुल क्वेश्चंस आ सकता है। तो जो क्वेश्चन आपने ये करना है, अब तक जो हमने काम किया है वो है आपका कि राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, या राष्ट्रसंघ के उत्पत्ति, उद्देश्य और उसकी सदस्यता का वर्णन कीजिए, और किस प्रकार से ये संगठन एक ढीला ढाला संगठन मात्र बनकर रह गया इसके बारे में। तो ये आपका क्वेश्चंस आप लिखेंगे और चेक भी करवाएंगे।